प्रोफेशन के शुरुआत में पेशेंट से चाटा खाया हुआ है. ओके. A woman had spit at me also. There was a bipolar case जो मुझे दिखाने आया था. उसने पूरी चेयर उठा के मेरे सामने वाली टेबल पे ऐसे मारा और वो टेबल भी टूट गई थी. वो नहाने में अपने प्राइवेट पार्ट्स को घिसते रहते थे कि कहीं सीमन नहीं, कहीं किसी चीज़ को टच हो जाए. सेक्सुअल थॉट्स आ रहे थे क्लास में लड़कों को देख के, एंड शी फेल्ट इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड आई एम गिल्टी ऑफ समथिंग रियली बैड, एंड शी फेल्ट सैड एंड डिप्रेस्ड. एंड अब वो अवॉइड कर रही थी स्कूल को भी, घर में भी. एनसीआरबी का डेटा देखते हैं तो 2022 का डेटा है दैट द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्राइम इज लव अफेयर्स. कि शादी.com पे जाने से पहले हमें therapist.com पे जाना पड़ेगा. जब डिसाइड किया मैंने कि मुझे साइकाइट्री में जाना है, सब लोग का था कि पागल हो, साइको हो क्या. हाँ एग्जैक्टली. रिसेंटली आई हैव हैड दिस केस जिनको अपने गुरुजी की फोटो आ रही थी और बार बार उन्हें फील हो रहा था कि वो मुझे बार बार इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने गलत काम किए हैं. माई यंगेस्ट केस विद दिस काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर वाज अ 6-year-old बॉय, और उसकी मम्मी को समझ ना आए एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम मम्मी कि आप दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ. क्या ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट को अपना पार्टनर चूज करना ज़्यादा इजी होता है? अब तो मैं आपका दिमाग नहीं चल रहा होता तो चाहे आप साइकाइट्रिस्ट भी हो ना तो भी आप अपना दिमाग यूज नहीं कर हम रहे लोग तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आप माइंड स्क्रॉलिंग करते हैं. साइकाइट्रिस्ट से शादी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा पकड़ लेती है कि तुम झूठ बोल रहे हो. डोपामिन रश हो रहा है या ऑक्सीटोसिन का रश हो रहा है कि आपको बड़ी वार्म फजी फीलिंग आ रही है, आप किसी के प्यार में हो. काजोल वाली मूवी थी, वो इधर उधर गिरती जाती थी, आई थिंक फ्रेंच किस से इंस्पायर्ड थी, तो दैट इज सीन सो नाइस किया ना, बड़ी क्यूट है, गिर जाती है, राइट. और अगर कल को साथ रहते रहते अब शादी होगी तो यार तुम्हारे हाथ ठीक नहीं चलते. हम जब शादी की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कर रहे हो, और फिर सब ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप डर जाते हो. शादी के साइड इफेक्ट्स तो चलो सुने थे, लेकिन अगर शादी से पहले या शादी के बाद पार्टनर मर्डर पे आ जाए तो ये साइड इफेक्ट नहीं रह जाता है भाई, ये मेन प्रॉब्लम बन जाती है. हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति, शी इज अ सीनियर साइकियाट्रिस्ट. थैंक यू रीम. ये जो ब्रूटल मर्डर्स होते हैं, ये इम्पल्सिव रेज का नतीजा होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इनमें? सो आपने मर्डर की बात की, वो ब्रूटल की बात की. So there are two kinds of crime, you know, there are crimes of passion or impulsive crimes, and then there are crimes which are more premeditated, pre-planned. These are called, I think they are called instrumental violence. जब violence की बात करते हैं तो एक तो थी impulsive violence, जब आपको गुस्सा आ गया, आपका गुस्से पे काबू नहीं रहा और आपने ये कर दिया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये ज़्यादा कॉमन है. इनफैक्ट देखा गया है men more commonly involved in impulsive violence. Certain kind of personalities who have low impulse control, they indulge in impulsive violence. लेकिन दूसरा जो आपने बोला premeditated का, अगर हम statistically देखें तो obviously premeditated कम है. Okay. impulsive ज़्यादा हैं, लेकिन premeditated ज़्यादा brutal होंगे, ज़्यादा उनमें सक्सेस रेट फॉर द परपेट्रेटर है, बिकॉज पहले से सोच के कर रहे हैं और वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, उसका एक मकसद है. जैसे इस पर्टिकुलर केस में मकसद था कि आप व्यक्ति को हटाइए और अब मैं फ्री हूँ. ऑब्वियसली आप जब इस गोल को देख रहे हो तो आपका पर्पस किसी को दर्द देना, दुख देना, रिवेंज लेना नहीं है. आप क्वाइटली चाहोगे कि आप उस पर्सन को किल कर दो. अब हमें क्या चीज़ तकलीफ दे रही है इस सब में कि मौत के बाद क्या हो, मतलब व्हाट इज ग्रूसम अबाउट दिस. You killed the person and then you chopped the person into pieces. Right. And then you put it in this. That whole process was done on a dead body. तो देखा जाए तो वो दर्द देने वाली या किसी को टॉर्चर करने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो तो एविडेंस छुपाने वाली प्रक्रिया है. और अगर आपने मर्डर करने तक की सोच ली तो उसके बाद की प्रोसेस तो फिर उतनी, आई थिंक आप इमोशनली उससे ऑलरेडी इतने डिटैच हो चुके हो कि आप ये कर पाए. सो वो कोल्ड हार्टेड प्रीमेडिटेटेड जो हम कहते हैं उस टाइप की चीज़ है. तो मतलब इस तरह की जो चीज़ होती है कि चॉप करके ड्रम में रख रहे हैं या फ्रिज में रख रहे हैं, या कुकर में भी एक केस कुछ ऐसा भी था,
तो ये मतलब क्या बताता है, ये मेंटल स्टेट के बारे में क्या बताता है उस शख्स के? सेन इंसान तो नहीं कर सकता आई थिंक इस बिल्कुल। तरह की चीज़। सो देखो, जब हम क्राइम को कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, बेसिकली एक बिहेवियर है, और बिहेवियर कौन सी चीज़ आपकी बॉडी में डिसाइड करती है? माइंड, ब्रेन, ठीक है ना? तो थिंकिंग प्रोसेस अगर आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रैशनल है, तो आप ऐसे बिहेवियर में इंडल्ज करोगे जो अडेप्टिव है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आप ऐसे बिहेवियर में नहीं अपने आप को डालोगे जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी और को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जब आप एग्रेशन की बात करते हो या वायलेंस की बात करते हैं, तो देयर आर वेरियस थियरीज। एक थियरी कहती है कि इनेटली ह्यूमंस वायलेंट हैं, एग्रेसिव हैं रादर। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन। I'll just clarify that aggression is basically an intention to harm, not really an intention, we can just rephrase it. Aggression is basically a sort of a mechanism to protect yourself or to get something. तो आप जो है, आपकी intention hurt करने की होती है इस पर्पस से कि आपका सर्वाइवल इंश्योर हो, नॉट कि दूसरे को नुकसान हो, बट आपका सर्वाइवल इंश्योर हो। और वायलेंट एक्ट्स जो हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, WHO डिफाइन करता है दैट विद एन इंटेंशन टू हार्म एंड टू गेट हर्ट समबडी फॉर दैट पर्पस कि आपने हार्म किया है। तो जब ये आपने बात किया कि आपने एक तो आगे कि आपने किसी को अपने रास्ते से हटाना है, तो एक सिंपल प्रोसेस से भी कर सकते हो कि आपने किसी को हायर कर लिया और मर्डर कर लिया, बट उसके बाद की प्रक्रिया करने के लिए आपके अंदर आपके पास क्या रीज़न है, तो वहाँ पे हम साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं। और साइकोपैथोलॉजी में जो प्राइमरी चीज़ें देखी जाती हैं वो है कि आप में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, एम्पैथी होती है कि आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हो, उसको एम्पैथी बोलते हैं। आप में एक मॉरल एथिकल सेंस होती है, आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है आपके कल्चर के हिसाब से, आपकी लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो ये सारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, अगर ये डिस्टॉर्ट होती हैं तो फिर आप ऐसे स्टेप्स उठाते हो। दूसरा, जो ब्रूटल मर्डर्स वगैरह देखे हैं वो आम तौर पे, या जहाँ पे बहुत ब्रूटैलिटी देखी है, वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ज़्यादा देखी गई। ये देखा गया है कि जो इनकार्सरेटेड पॉपुलेशन है उनमें ऑलमोस्ट 7.5 टाइम ज़्यादा ASPD में चांसेस होते हैं कि इस तरह की चीज़ होगी। अच्छा। जबकि जो क्राइम्स ऑफ पैशन होते हैं उसमें एक दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी बोलते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस पे काबू नहीं है। एक बार ट्रिगर हो गए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप उस चीज़ को उस हद तक, उस इंटेंसिटी से महसूस ही नहीं कर रहे हो, और आपने मॉरली एथिकली जो जजमेंट बना ली है उसके हिसाब से आप ठीक कर रहे हो। तो जब आपको लगता है आप कुछ ठीक कर रहे हो, तो फिर दे से दैट एंड फॉर यू बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स, राइट। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मीन्स यूटिलाइज कर रहे हो। ब्लू ड्रम जो है वो मौत, मर्डर, लाश, इसका सिनोनिम सा बन गया है। तो जब ऐसी स्टोरीज आती हैं तो शॉक ऑब्वियसली लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैसिनेशन भी हो जाता है, एंड उसकी फिर पता चलता है कहानियाँ बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं। ऑब्वियसली जब ऐसी भी कोई बात होती है, हमसे इस बारे में डिस्कशन और ज़्यादा होती है, बिकॉज ये माना जाता है कि हमें शायद समझ होगी कि क्या चल रहा होगा, क्या क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है, व्यक्ति की मानसिकता क्या है, क्यों उन्होंने किया। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस, पर जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम दोबारा से इन सारी बातों को सोचते हैं। अब आपने बोला कि हाँ ये सेंसेशनल स्टोरी बन जाती है, क्यों बनती है? बिकॉज सी व्हाट वुड सेंसेशनलाइज यू, जिससे इंटेंस इमोशंस क्रिएट होंगे। और इंटेंस इमोशन किस चीज़ में क्रिएट होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर दो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। पहला है सर्वाइवल और दूसरा होता है प्लेजर। तो सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट थिंग, और जो भी चीज़ सर्वाइवल से कंसर्न्ड होगी ना, वो एक इंटेंस रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में, हमारी साइकी में, माइंड में क्रिएट करती है, बिकॉज वो हमारे लिए
एक तरीके का लर्निंग टाइम है या फिर अपने आप को बचाने की एक प्रोसेस की शुरुआत है, जिससे हमारी बॉडी माइंड दोनों इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मूवीज़ हैं या इमोशनल ड्रामाज हैं, सोप्स हैं, मोस्टली ट्रेजेडीज़ को और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक नॉर्मल हंसी खुशी वाली शादी की कहानी कितनी पॉपुलर होगी, राइट? सो बिकॉज इंटेंस ना हो, जब तक कुछ नेगेटिव ना हो, राइट। तो हम जब क्लाइमैक्स की बात करते हैं, यू वांट टू रीच देयर, सो दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, सो दैट इज द रीजन हम इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ ग्रूसम है। आप क्यूरियस हो, अब अपनी क्यूरियोसिटी को आप उसके पीछे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा सीख लें तो, और उससे अपने में कोई बदलाव ला सकें तो। लेकिन जस्ट फॉर फन अगर आप करते रहते हैं तो हाँ, आप उससे कुछ ज़्यादा सीखेंगे नहीं, मे बी आप अपना टाइम पास कर रहे होंगे। सो सिमिलरली अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं, सिमिलर स्टोरीज की बात करते हैं, इनफैक्ट इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज अगर आप NCRB का डेटा देखते हैं तो 2022 का डेटा है दैट the third most common cause of homicide, murder, or crime, I think homicide नहीं है, crime है, that is love affairs. तो इंडिया की जो 2022 का डेटा है, 25 का अभी आया नहीं है, उसके हिसाब से फर्स्ट इज disputes, then there is enmity, then it is love affair and then relationship issues. So ये वाली चीज़ जो है वो थर्ड मोस्ट कॉमन है ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि हम जब शादी की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कर रहे हो, और फिर सब ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप डर जाते हो कि बिल्कुल। बट समथिंग विच इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल होमिसाइड, कि आप जिस व्यक्ति को क्लोजली जानते हो वहाँ पे आपके साथ वायलेंट क्राइम हो रहा है, इसका एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, एंड कॉमन अक्रॉस द ग्लोब है, एंड मोस्ट केसेस में विमेन आर द विक्टिम्स। बट जब परपेट्रेटर विमेन इंक्लूड हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एक और नया एंगल आ जाता है कि अच्छा, एक फीमेल ने ऐसा कर दिया, बिकॉज मोस्टली वी सी मेन इंडल्जिंग इन वायलेंट एंड एग्रेसिव क्राइम्स, राइट? सो इसका एक और एस्पेक्ट आ जाता है, और फिर आप स्टडी करने लगते हो कि हाउ कैन अ वुमन डू दैट, बट देन कैपेबिलिटी सब में सब चीज़ की है। वो कहते हैं ना, आपने किस जानवर को ज़्यादा चारा दिया। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं मोस्टली मतलब ऐसे बोला जाता है कि बोर्डम के वजह से हो रहे हैं, आप बोर हो गए अपने पार्टनर के साथ तो आपने कुछ इस तरह का कर दिया। बट इसमें जो ये जो रिलेशनशिप है और बोर्डम है, इसमें ये अलग मर्डर पे क्यों आ जाते हैं लोग? मतलब कुछ और भी तो आप कर सकते हैं, अगर किसी को हटाना है आपको बीच से तो देयर आर ऑप्शंस, आप डिवोर्स ले सकते हो, आप बात करके चीज़ों को कर सकते हो। व्हाई मर्डर? आई करंटली डोंट हैव द स्टैट्स कि कितने लोग मर्डर तक जाते हैं, बट सच यही है कि कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर तो सेपरेट ही हो जाते हैं या फिर डिवोर्स ले लेते हैं। तो जहाँ हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं, सो जो रोमांटिक लव होता है, यू नो दैट इट्स लाइक अ एडिक्शन, डोपामिन रश है, और वो शुरुआती दौर में होता है। उस समय आपकी जो मेंटल स्टेट होती है वो ऐसे होती है जैसे कोई नशे के यूफोरिया में होता है ना, वैसी रहती है। तो आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, आपको सब अच्छा दिख रहा होता है, वो व्यक्ति अच्छा दिख रहा होता है, उसकी हर बात अच्छी लग रही होती है, और जैसे जैसे वो रश फॉल करता है, डोपामिन लेवल नीचे आता है, अब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो रियलिटी बेस्ड है, और उसमें जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं, वो कितना आप एक दूसरे की इंटीमेसी से क्रिएट कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है, राइट? तो बियॉन्ड द पॉइंट रिलेशनशिप में बदलना ही बदलना है। हमारे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये बदल गया या वो बदल गई, तो बदलता व्यक्ति नहीं है, आपकी इंटरनल मेंटल स्टेट बदल जाती है। और अगर आप में कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, एक दूसरे के लिए एक ईमानदार रिस्पेक्ट है, तो फिर आप उसके लिए वर्क करते हो। इसलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप्स टेक वर्क, you put in an effort to maintain a relationship.
पर अगर आप की इमोशनल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है, इमोशनली आप बहुत वल्नरेबल हो, आप हाइपर सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी अबैंडन्ड फील करते हो, थ्रेटन्ड फील करते हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी जो रिलेशनशिप में नॉर्मल होती है ना कि अच्छा मूवी देखने चलो, नहीं आज मेरा मन नहीं है, तो आप बुरा मान गए कि मेरे साथ नहीं जाना चाह रहा है, तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हो कि ये मेरी कदर नहीं करता या ये मेरी परवाह नहीं करती है. एंड नाउ सिंस वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इट्स ईजी टू now find another person in similar vulnerable state जो सेम स्थिति से ही गुजर रहा है, क्योंकि हर कोई उसी बोट में है. Matched. या एग्जैक्टली. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है उनसे बहुत कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आ सकते कंपेयर टू हाउ इट यूज्ड टू बी अर्लियर, जहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे मिलने के लिए, बात करने के लिए, टाइम लगता है, जगह पे जाना पड़ता है. अब कुछ नहीं, आप अपने मोबाइल पे हो. इट टेक्स अ millisecond to connect with another person. तो जो वो रश है, जो एंटिसिपेशन है, अगेन डोपामीन, वो फिर से बढ़ने लग जाता है. तो आपको फिर वो बहुत चीज़ बड़ी अच्छी लगने लग जाती है. तो अब ये इमोशंस का खेल है. और जैसे मैंने कहा कि जब इंटेंस इमोशंस आते हैं तो फिर आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है. अगर आप बहुत अपसेट हो तो रोओगे, कम अपसेट हो तो नहीं रोओगे. बहुत गुस्से में हो तो लड़ोगे, कम गुस्से में हो तो नहीं लड़ोगे. बहुत प्यार में हो तो बहुत प्यार दिखाओगे, राइट? एंड द ऑपोजिट इज ट्रू. सो why are these relationships turning into the reasons for murder? It's a very interesting thing to now acknowledge कि ये रिसर्च है, फाइंडिंग है कि जब से सोशल मीडिया का यूज बढ़ा है तब से रिलेशनशिप्स में डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ी है, खटास भी बढ़ी है, और वायलेंट क्राइम्स भी बढ़े. एंड व्हाई आर वी सीइंग इट हैपनिंग टुगेदर? बिकॉज अब आप समय इन्वेस्ट करते, इमोशन इन्वेस्ट करते उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अब आप बहुत इजीली उसकी जगह कुछ और कर सकते. राइट. तो वही इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले से कंपेयर अगर करें और अब, तो जो आपके सामने बैठा है आप उससे उतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील करते हो, लेकिन जो दूर कहीं से बैठ के मैसेज कर रहा है उससे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जा रहा है. वो है ना, दूसरे साइड की घास हमेशा ज़्यादा ग्रीन होती है. पुट इन एन एफर्ट. अब आप एफर्ट अगर नहीं डालना चाहोगे तो फिर अब ये है कि अगर आपको अच्छा खाना बनाना है तो आपको किचन में जाके मेहनत करनी पड़ेगी. अब आप ऑर्डर कर सकते हो, इसलिए आप बनाते नहीं. अब बनाते नहीं हो तो जो भी ऑर्डर करके दे रहा है आप वो खा लेते हो, आपको मज़ा आता है. एंड नाउ वी आर सीइंग इट एवरी डे. एवरी पेरेंट कम्स सेइंग कि हमारा बच्चा तो हमेशा जंक फूड खाता रहता है. वाइफ्स कमिंग एंड सेइंग कि हमारा हस्बैंड रात को 1 बजे बिरयानी ऑर्डर कर देता है. राइट. ये भी प्रॉब्लम है क्या? यस. सोशल मीडिया इज एक्चुअली बिकमिंग वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ even intermarital conflict and even divorces. तो ये भी स्टडीज़ आ रही हैं कि आई थिंक आई रेड इट समवेयर, आई डोंट रिमेंबर वेयर, कि इस मुद्दे को लेके वेस्ट में एक लेडी ने डिवोर्स केस भी फाइल किया कि वो सारा टाइम फ़ोन पे रहता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ. ओके. वैलिड. Men also say that about women, but then they say divorce क्यों लेना है, ये फ़ोन पे ठीक है तो हम बाहर देख लेते हैं. स्मार्टर. जो लोग एकदम नॉर्मल दिखते हैं दिखने में कि अच्छा ये तो कुछ नहीं कर सकता, इनोसेंट फेस, वही सबसे बड़े क्रिमिनल्स निकलते हैं. वैसे फिल्मों में दिखाया जाता है. से जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम पर्सनालिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व बोलते हैं. और जो डिसऑर्डर है वो किसी ऑर्डर से ही निकल के आएगा. कोई चीज़ है तो वही ख़राब होगी, जो चीज़ ही नहीं है वो ख़राब कैसे होगी, राइट? सो जनरली इट डजंट मीन दैट आप में इंटेलेक्ट की कमी है. इनफैक्ट एसोसिएशन बिटवीन लो IQ एंड क्राइम इज़ वेरी लिटिल. ओके. और मेंटल डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि यार इसको अपना ख्याल रखना भी आता है, इसको कब क्या चाहिए ये भी समझ में आता है, इसने पढ़ाई भी अच्छी की है, नंबर भी अच्छे आते हैं, तो क्या इसको ये नहीं पता कि ये गलत है, जो नहीं करना चाहिए. द ट्रूथ इज व्हेन यू सफ़र फ्रॉम अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन,
ठीक है, आप आप बाहर से जो नॉर्मल काम करने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से कर लोगे, लेकिन आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हो और कैसे उसकी थियोरी बना के उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो ही बदल चुकी होती है। तो इसलिए एंड मैनी ऑफ द टाइम्स दीज पीपल एक्चुअली वांट टू फिट इन, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, तो दे मेक एन एफर्ट टू लुक गुड। वो एफर्ट करते हैं कि वो अच्छे भी दिखें, लोग उनको लाइक करें, बिकॉज अल्टीमेटली एग्रेशन यू नो इज एक्चुअली कमिंग बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ थ्रेट और इनसिक्योरिटी। आप क्यों गुस्से हो रहे हो? क्योंकि अंदर में आपको लग रहा है मेरा कंट्रोल छूट रहा है, मुझे कंट्रोल करना है, तो आप में एक डर है, और उस डर के चक्कर में आप अपने आप को पहले तैयार करते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपको लाइक करें, और अगर उसके बावजूद आपको वो नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि मैंने इतना एफर्ट किया, यू नो, टू बिकम लाइकेबल, यू स्टिल डोंट लाइक मी, एंड देन दे गेट इनटू दिस रिएक्शनरी काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज टोटली इरैशनल। अगर आप दूर से देखो तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्या बात हुई, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वो ऐसा ही रिस्पॉन्स है जैसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट हो रहा था, और अब मुझे उस व्यक्ति को से दूर होना है या उसे दूर हटाना है, क्योंकि वो मुझे थ्रेटन कर रहा है इन अ वे, इन माई सेल्फ बिलीफ मे बी, और इन माई एक्सेप्टेबिलिटी कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। अच्छा, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग आजकल, क्या एक तरह से बोला जा सकता है कि ये जो कंटेंट कंजम्पशन है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बहुत ग्लोरीफाई करता है? लाइक टॉक्सिक इज द न्यू सेक्सी, you watch Kabir Singh or films like Animal, and then people are going gaga over them. Yeah, so you know you would have seen it कि हमेशा एक वो जैसे ये दौर शुरू हुआ था नेगेटिव हीरो वाला, राइट, हाँ, यू नो, शाहरुख खान के डर वाला, राइट, किरण, राइट। सो और अगर आप लव स्टोरीज पढ़ो या नॉवेल्स देखते हैं, हम ये जो हम यंग टाइम में पढ़ते थे, मिल्स एंड बून्स टाइप, तो है ना, तो उसमें द मैन इज शोन टू बी वेरी like strong in terms of being not taking shit from anybody kind of a guy, you know, बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा तो मैस्कुलिनिटी को आप एग्रेशन से कनेक्ट कर देते हो, तो आपकी रोमांस की स्टोरी भी वहीं कनेक्ट हो जाती है कि अगर कोई एग्रेसिव है इसका मतलब वो स्ट्रांग है, वो मैस्कुलिन है, और वो आपको बेहतर प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? सो योर नाइट इन द शाइनिंग आर्मर थिंग एंड यू फील मोर अट्रैक्टेड। सो it is a time in every woman's life, for that matter in the feminine aspect of an individual's life, जब उनको फादर फिगर की तलाश होती है, कोई प्रोटेक्टिव फिगर की तलाश होती है। और जब आप कंटेंट की बात करते हो तो सोशल लर्निंग थियरी है हमारी एग्रेशन की, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बंदूरा का एक्सपेरिमेंट है, हाँ, अबाउट इट। हाँ, तो वो बहुत पहले का है, सोशल लर्निंग थियरी का है, कि आपने टॉडलर्स और छोटे बच्चों को दिखाया, वहाँ पे प्लास्टिक की डॉल्स हैं, और एडल्ट्स आके उनको हिट करते हैं, पंच करते हैं ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में देयर इज अ काइंड बिहेवियर, और तीसरे ग्रुप में कुछ नहीं हो रहा, और फिर उन बच्चों को उस जगह पे छोड़ते हैं। तो जो बच्चों ने हिटिंग पंचिंग देखा था, they were imitating that behavior far more, so almost 40% बच्चे जिन्होंने वो देखा था वो ये कर रहे थे, instead of जो ये मतलब जिन्होंने ये behavior नहीं देखा था। So yes, we learn by imitation, and जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, बचपन में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एडोलेसेंस में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उस टाइम आपका प्री फ्रंटल लोब पूरा डेवलप नहीं होता है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल लिमिटेड होता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आप देखते हो कि आपके घर में आप माहौल देख रहे हो कि अगर वायलेंस है मदर फादर के बीच में या घर के माहौल में ऐसा चलता है, तो यू लर्न टू बी वायलेंट एज वेल एज टू लर्न टू एक्सेप्ट इट। आपको लगता है ये एक्सेप्टेबल है, तो जब आप ये चीज़ें, अब जो दूसरी चीज़ हो गई है वो क्या हो गई है कि पहले तो आप घर में या आपकी नेबरहुड में देखते थे, आप कितने लोग देख लोगे। Now you can consume similar content through social media in exponential terms, and social media का algorithm simple है, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आपको बार बार दिखाएगा,
तो आप वही चीज़ बार बार देखते हो। बिल्कुल। और जब आप कुछ एंटिसिपेट करते हो तो क्या बढ़ता है? डोपामीन बढ़ता है। डोपामीन, ओके। एंड डोपामीन इज योर रिवॉर्ड ब्रेन का केमिकल दैट इज it is basically a form of addiction that develops because dopamine release होता है, आपको अच्छा लगता है, फिर वो जाते हो, फिर एंटिसिपेट करते हो अब क्या न्यू, फिर आपको अच्छा लगता है, एंड यू स्टार्ट लाइकिंग इट, एंड दैट्स व्हाई not only you see more of it, you also start indulging in it, क्योंकि जो देख के मजा आ रहा है वो करके ही मजा आएगा। अगर आप गाड़ी चलाते किसी को देखते हो, आई हैव अ 12-year-old, वो उसको कार रेसिंग का बड़ा शौक हो जाता है, वो करते करते कि मैंने भी चलाना है। अभी वो लाइसेंस मिलना है, जब मिलेगा, लेकिन हाँ उसको अभी चाहिए। तो आपको फिर वो करना भी है, बिकॉज जब मुझे देख के मजा आ रहा है तो मुझे करके मजा आएगा। शादी.com पे जाने से पहले हमें therapist.com पे जाना पड़ेगा अब आजकल के सिनेरियो में। सी आजकल तो मुझे लगता है कि शादी करो ना करो, विजिटिंग अ थेरेपिस्ट इज अ गुड थिंग। वी आर सो ओवर स्टिमुलेटेड कि हमारे पास, but can everybody afford a therapist, like so that's another issue. So for example, हम counselors की बात करते हैं, अब हम डिजिटल थेरेपिस्ट, क्या नाम है, बॉट्स भी आ रहे हैं उसके लिए। व्हाई आर वी नीडिंग इट? तो पहले क्या होता था कि आपके पास सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम था, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था। आज ही मुझसे आई थिंक one of my clients was saying that the only problem currently I have is boredom. I get bored. So I said, it's a good thing. इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है जिंदगी का। तो बच्चे बोलते हैं बोर हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि बोर होना अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स दैट नाउ यू कैन क्रिएट इमेजिनेशन, फैंटेसी, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली बिकम क्रिएटिव। तो जब आप एक्सटर्नली इतने स्टिमुलेटेड हो तो आपके पास टाइम ही क्या है खुद कुछ करने का। जब आप किताब पढ़ोगे तो आप उसको इमेजिन करोगे आपके दिमाग में, तो आप एक इमेजिनेटिव वर्ड क्रिएट करोगे, उसमें कलर्स भी आप भरोगे, उसमें कैरेक्टर्स भी आपके हिसाब से होंगे। आप ऑलरेडी एक पका पकाया खाना आप टीवी पे देख रहे हो, तो आपको कहाँ स्कोप है इमेजिनेशन का, राइट? सो द प्रॉब्लम इज when we say we need a therapist, it's not because आप में कुछ गड़बड़ हो रही है, but it is a place where you can actually start talking about things that matter, जो आप otherwise नहीं बात कर रहे होते, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और अगर आप वो करने लग जाओ तो बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो चेंजेस इन रोल्स हैं, अभी मैंने आपको इतनी लंबी अपनी आइडेंटिटी दे दी। आज से 50-60 साल पहले मेरी आइडेंटिटी होती कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बच्ची हूँ, बहू हूँ, राइट? तो उन रोल्स में होती। अभी रोल्स हैं कि मैं राइटर भी हूँ, मैं पोएट भी हूँ, और मैं पेशेंट्स भी देख रही हूँ, और मैं एक संस्था भी चला रही हूँ, और आपके साथ बैठी भी हूँ। तो जब आपके रोल्स इतने वास्ट हो जाते हैं, तो आप एक लिमिटेड कैपेसिटी लेकर आए हो, आप किस रोल में कितना इन्वेस्टमेंट कर दोगे इमोशंस का? तो आपको प्रायोरिटाइज करना है। अब वो प्रायोरिटाइजेशन के लिए आपको इधर से सुनने को मिल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, उधर से मिल रहा है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ कीप थिंग्स इन योर हेड इन ऑर्डर। सो स्पीकिंग टू समबडी who gives you a non-judgmental space, who gives you a safe space, allows you to understand yourself better. तो बिल्कुल सही, शादी.com पे जाने से पहले in fact there is a concept you already know, I guess, of premarital counseling का concept है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप premarital counseling कीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही डिस्कस नहीं करते। Not just that, even the simple question कि अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी का जॉब शिफ्ट होगा तो would you move? मतलब सिंपल। बच्चों को लेके हमें बच्चा चाहिए, अभी चाहिए, 4 साल बाद चाहिए, नहीं चाहिए। सो पहले these things were taken for granted। तो अरेंज्ड मैरिजेस में तो अभी भी ये चीज़ें जो हैं taken for granted हैं। अगर आप उस मुश्किल से 5-7% लोग पॉपुलेशन इंडिया में छोड़ दो who
are talking about it, rest still follow the same norm. और जब आप वहाँ टीवी पे कुछ और देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो पैंट सूट में जाने वाली काम करने वाली महिला है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है, और मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप में डिसैटिस्फैक्शन आती है। आप कहते हो कि नहीं मुझे भी करने दो, और दूसरा कहता है कि ये कैसे करने दूँ, तुम्हें तो ये करना है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है। सही बात है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, क्या ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट को अपना पार्टनर चूज करना ज़्यादा इजी होता है उनके देख करके बता सकते हैं अच्छा ये इंसान कैसा है, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यू नो रोमांटिक लव इज लाइक गेटिंग into an addiction, right? उस समय आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, तो चाहे आप साइकाइट्रिस्ट भी हो ना, तो भी आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे होते। हम लोग तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आप माइंड स्क्रॉलिंग करते हैं। So it's true because I mean you will have to ask this question from my husband, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि साइकाइट्रिस्ट से शादी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा पकड़ लेती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच है, मतलब do you do that? You are able to you know kind of, एक तो आप साथ में रहते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो, because what is basically being a psychiatrist, you are very observant and not on a conscious level. आप कोई चीज़ कर ही रहे हो इतने सालों से, तो वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर आ जाता है, तो आपको दिख जाता है। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, यूँ बैठे होते हैं, हाँ, तो मैं कहती हूँ कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, हाथ खोलो। वो केयर के पेशेंट नहीं, उसके साथ वाला भी बैठा होगा ना, यूँ उनका हाथ खोल के बैठो, क्योंकि क्या हो गया। ऑनेस्टली हम आपको बताएं, अभी हम आपके सामने बैठे बैठे हम ये सोच रहे थे कि अभी मेरा हाथ के मूवमेंट भी आप देख के समझ लेंगे अच्छा अब इसके दिमाग में ये पर नहीं, उसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते, बट सबकॉन्शियसली वो आता है, तो आपको पता चल जाता है कि बिकॉज इट हेल्प्स यू टू इवन इंटरेक्ट बेटर। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये अभी बंदा जो है कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है, तो इसे थोड़ा रिलैक्स कर दो, उस तरीके से। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना कि दिल और दिमाग में हमेशा एक जंग चलती रहती है, दिल की सुने दिमाग की सुने। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो दिल की प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, तो विच इज़ ईजियर टू सॉल्व? सी अ पर्सन इज अ होल पर्सन, ठीक है। तो ऑल्दो हम ये सोचते हैं कि अगर हम दिमाग का इलाज कर रहे हैं तो खाली दिमाग पे अच्छा, फोकस पहली बात तो ये है कि दिल और दिमाग अलग है। जब आप दिल और दिमाग की बात कर रहे हो, आप मेडिकली, बायोलॉजिकली, कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हो, या फिर आप मन के दो भागों की बात कर रहे हो, राइट? सो द लॉजिकल ब्रेन एंड द इमोशनल ब्रेन। व्हिच वन इज द लॉजिकल? दिमाग लॉजिकल है? काम तो दोनों दिमाग से ही हो रहे हैं। तो योर सी देयर इज अगर आप ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करें, तो ब्रेन का काम है जो 3 मेजर काम है, और ये मेरे पेशेंट्स को मैं बहुत कॉमनली बताती हूँ। एक तो आपकी बॉडी को चला रहा है, तो हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके हाथ हिल रहे हैं, आप बोल रहे हो, इसको लोअर मेंटल फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज इसमें आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं है। आप चलने लग जाओगे तो आप सोचोगे नहीं कि मुझे चलना है, आपको आता है, राइट? सेकेंड पार्ट इज व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव फंक्शन, सोचना, समझना, महसूस करना, परसीव करना चीज़ों को। ये वो वाले फंक्शंस हैं जिसमें आपके इमोशंस का स्टेबिलिटी चाहिए, इनका बड़ा योगदान होता है। और तीसरा होता है कि डिफेंस, किसी भी खतरे से खुद को बचाना। तो जब आप लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हो, तो लॉजिकल थिंकिंग में आपका फोकस होता है कि इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व करना है। तो जब जितना आप फैक्चुअल होके, न्यूट्रल होके उस चीज़ को मैनेज करते हो, उतना आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के आंसर्स दे पाते हो। और दूसरा कंपोनेंट होता है कि आपके अंदर में, जैसे मैंने बोला ना, डोपामीन रश हो रहा है या ऑक्सीटोसिन का रश हो रहा है, कि आपको बड़ी वार्म फजी फीलिंग आ रही है, आप किसी के प्यार में हो, तो वो आदमी जाते जाते रैपर फेंक भी देता है सड़क पे, तो आप उसे जज नहीं करते कि यार बड़ा बेकार है, एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, राइट? हाउ क्यूट। हाँ, और दिस माइट सीम क्यूट लगता है। एग्जैक्टली, है ना? वो एक काजोल वाली मूवी थी, वो इधर उधर गिरती जाती थी, आई थिंक फ्रेंच किस से इंस्पायर्ड थी, तो दैट इज सीन सो नाइस किया ना, बड़ी क्यूट है, गिर जाती है, राइट? और अगर कल को साथ रहते रहते अब शादी होगी तो यार तुम्हारे हाथ ठीक नहीं चलते, है ना? सो व्हेन यू से ब्रेन ही है, वो इमोशनल भी है, वो लॉजिकल भी है, लेकिन किस
स्थिति में वो है उस टाइम, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या लेवल है वो डिफाइन करेगा दैट यू आर थिंकिंग मोर फ्रॉम figuratively speaking, you thinking more from the heart or from the brain. But otherwise एक और component है जब हम दिल की बात करते हैं कि आपका माइंड बॉडी कनेक्टेड है. तो अगर आपका माइंड किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो आपकी बॉडी भी अफेक्ट हो रही है, तो अलग अलग नहीं है. तो अगर मेरे को दिल की धड़कन बढ़ रही है तो इट्स अ रिएक्शन. इट्स नॉट कि मेरे दिल ने सोचा कि चलो मैं तेज धड़कूं. दिल बेचारा सोच रहा है, मैं कहाँ सोच पाता हूँ. एग्जैक्टली. तो उसमें अगर आप एक्साइटेड हो तो भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी. अगर आप डरे हुए हो तो भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी. अगर आप एंग्शियस हो तो भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी. बट आप उस चीज को पॉजिटिव मान रहे हो या नेगेटिव मान रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. और वो कॉन्टेक्स्ट आपकी मेंटल स्टेट है, मन की स्थिति क्या है. आप कुछ अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप एक्साइटेड हो, तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, एड्रेनलिन रश हो रहा है, आपका दिल की धड़कन बढ़ रहा है, आपका चेहरा ब्लश कर रहा है. और दूसरी तरफ अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कुछ खतरा नेगेटिव, तो अब आप घबराए हुए हो, आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, ब्लड फ्लो फिर भी बढ़ रहा है, पर आप उस समय शर्म से या गुस्से से लाल हो रहे हो rather than that you're blushing. तो सेम थिंग, वी आर ऑल द सेम. हाउ वी इंटरप्रेट इट उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा महसूस करेगा, आपको फील कैसा. अच्छा, मतलब क्या ये एकदम पॉसिबल नहीं है कि जो डोपामीन रश या जो एक्साइटमेंट एक रिलेशनशिप की शुरुआत में होता है वो सालों साल रहे? मतलब बोर्डम आना ही आना है. Good question. Yes. People come for the very same reason. See, there is a book called The Molecule of More. Okay. अगर आप देखो, it's talking about dopamine. Dopamine is always seeking something more. Okay. And then you might have heard of dopamine detoxification, right? Achha, you might have heard of the dopamine toxicnation. detoxification. Okay, what is overstimulation को आप रोकना चाहते हैं. अच्छा. So dopamine is always seeking out something new. So it's a pleasure seeking thing. It becomes very exhaustive after a while. सोचो कि आप रोज कुछ नया करने का सोच रहे हो, कहाँ से आएगा नया रोज? राइट. तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. आप दौड़ रहे हो, रुक नहीं पा रहे हो. और वो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि वो, इनफैक्ट देयर इज अनदर बुक बाय द नेम डोपामाइन नेशन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन्स ऑलवेज ट्राइंग टू रन आफ्टर मोर, कि आप और चीजें कलेक्ट करना चाह रहे हो. अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं? माइंडफुलनेस की. माइंडफुलनेस क्या है कि आप हियर एंड नाउ में हो. The neurotransmitters that are involved in being here and now are, certainly serotonin and oxytocin and acetylcholine. तो कहने का मतलब है कि जो संतुष्टि आपको चाहिए, जो कंटेंटमेंट चाहिए, वो तभी आ सकती है अगर आप अपने को अभी में स्थिर कर पाएं, हेयर एंड नाउ में रुक पाएं. अगर आप एक रिलेशनशिप में, आप रिलेशनशिप के हेयर एंड नाउ को एंजॉय करने लग जाते हो तो आपको डोपामिन की जरूरत नहीं होती. ठीक है. तो आप रोज एक दूसरे के साथ एक सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस करते हो, सिक्योरिटी महसूस करते हो. आपको लगता है कि दूसरा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो. यू कैन बी योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू बी समबडी एल्स, राइट. तो जब आप वो चीज़ महसूस करने लगते हो तो आपके मन में जो स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है, दैट इज हाउ रिलेशनशिप्स इवॉल्व. इसको इवोल्यूशन बोलते हैं ऑफ रिलेशनशिप. तो जब आप उस तरीके से इवॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि आपको डोपामिन रश चाहिए. वंस इन अ वाइल अगर आपको चाहिए तो आप डेट्स पे चले जाते हो, कैंडल लाइट डिनर्स पे चले जाते हो, बट ऑब्वियसली इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम. भी अब लोग सोचना अपना इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं. वो तो अब जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स की बात की तो वो बेसिकली डिजिटल डिटॉक्स से ही कनेक्टेड है. ओके. सो इफ यू से डिटॉक्स का क्या मतलब होता है? आप अगर गुलाब जामुन खा लो और उसकी चाशनी पी लो, ठीक है, उसके बाद कोई फल खाओ, मीठा लगेगा? नहीं लगेगा. सो ओवर स्टिमुलेशन इज सिमिलर, कि आप इतना कुछ कंज्यूम कर रहे हो कि आपको डे टू डे की चीजें जो है वो बड़ी बोरिंग मंडेन लगने लग जाती हैं. तो पहले आपको अपने पैलेट को क्लेंस करना होता है. तो आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे, थोड़ा पानी पियोगे, राइट. तो उसके बाद अब आम खाओगे तो मीठा लगेगा, और नॉट जस्ट मीठा लगेगा, उसके और न्यूएंसेस भी समझ में आएंगे, राइट. लेकिन जो किक मिलता है आपको एकदम से शुगर खाने का,
वो किक जो है, अगेन दैट इज कनेक्टेड टू योर डोपामीन इंक्रीजिंग, वो किक को हम क्यों सीख करते हैं? जब हम उस आम को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए चाहिए पेशेंस, उसके लिए चाहिए बैठना, उसके बारे में सोचना, उसको आंख बंद करके अपने मन, वो आमरस की ऐड है ना कैटरीना कैफ की है ना, तो बड़ी अच्छी ऐड थी, उसको देख के मुझे लगा कि ये क्यों पीना, आम को ऐसे एंजॉय करो तो यू वुड लाइक इट। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू से कि इसको सस्टेन, इट्स नॉट सस्टेनेबल एंड इट शुड नॉट बी सस्टेन्ड, नहीं तो वेयर एंड टियर हो जाएगी, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, which is what happens in people who are adventure seekings, who are risk takers, who always enjoy कि हम ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर धीरे धीरे आप फिजिकली स्ट्रेन हो रहे होते, और इट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ इन बोथ वेज, बॉडी वाइज ऑल्सो एंड ब्रेन वाइज ऑल्सो। ओके, मेंटल हेल्थ एक हमेशा एक मिस्टीरियस ऑरा रहा है, बिकॉज यूजुअली अगर आपका पेट खराब है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि मेरा पेट खराब है, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है, आपके दिल में दर्द है, असली वाले दिल में, असली वाले तो आप बता दोगे कि मेरे हार्ट में पेन है, बिकॉज योर माइंड कैन आइडेंटिफाई के हार्ट में। लेकिन अगर प्रॉब्लम माइंड में ही है तो it becomes very difficult for the person who is suffering to actually understand पहले तो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसीलिए जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि क्या हो रहा है। जब उस व्यक्ति को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है तो दूसरे को तो क्या ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो आपका कोई एक मतलब पूरा प्रोसेस होता है उसको समझने का, व्हाट इज दैट प्रोसेस? सी मेंटल लाइक अगर अभी हम आपके पास आओगे तो पूरा प्रोसेस है, पूरा केस हिस्ट्री लिया जाएगा। सो मेंटल असेसमेंट जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलते हैं हम उसको, उसके पर्टिकुलर सेट क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री होती है आपकी लाइफ। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड ना कि क्या आप जज कर लोगे, तो आप डेली अगर मैं दिन में 20 पेशेंट्स देख रही हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं और पूछूं कि अच्छा नींद आई, भूख ठीक लगती है। सो समटाइम्स इट हैपन्स, हमारे साथ जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो आते हैं केयर गिवर्स, हम उनको देख के कहते हैं। और आज ही मैं एक पेशेंट की मदर को कह रही थी कि यू नो यू शुड कम बैक, यू वेरी एंशियस, एंड शी सेड ऑब्वियसली आई एम एंशियस। मैंने कहा ऑब्वियसली बात नहीं है, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट केसेस, तो केस कब इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो तब हो जाता है जब हमें कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो बहुत बिजार होती है, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जैसे हमने ये हम ड्रम केस कर रहे हैं कि बहुत बिजार है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। तो ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपका मन खराब है, और ये मोस्टली लोग समझ पाते हैं क्योंकि आप भी उदास हुए हो कभी, आप भी खुश हुए हो, आपको पता है कि घबराहट क्या होता है, चाहे थोड़े लेवल की हुई हो। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, जिनमें आपकी सोचने की जो प्रोसेस है वो रैशनल नहीं रहती, डिल्यूजनल हो जाती है, ठीक है, तो आपको दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये ऐसे सोच कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन है कि लोग आके कहते हैं कि यू नो मेरे घर में कैमरा लगे हुए हैं और वो मुझे वॉच कर रहे हैं और मुझे पूरा देखते हैं, एंड वो कमेंट्री भी करते हैं, यू नो कि अब यू नो मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, राइट? सो यू हर्ड अबाउट दोस थिंग्स। तो दीज आर टिपिकल केसेस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिसमें आपकी थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से आपको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रही हैं। बट अगर आपके आसपास के लोग आपकी बात को मानने लग जाए कि ये जो कह रही है, या ये सोचने लगे ये झूठ बोल रही है, जान दो, दे डोंट सी इट एज अ पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी उस लेवल पे आ जाती है जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करते हैं हम, और हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैंने जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमारी ड्यूटी लगती थी जेल में। तो हम वहाँ पे जाके पेशेंट्स देखते थे, बिकॉज यू माइट सी स्टैटिस्टिक्स कि इनकार्सरेटेड लोगों में या क्रिमिनल्स में द चांसेस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वेरी हाई।
ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे जो आपको या किसी को नुकसान पहुंचाएगी, तो मतलब एक मेंटल हेल्थ इशू है। तो वहाँ पे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ब्रूटैलिटी भी देखी है, मर्डर्स भी देखे हैं जिसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और स्ट्रेंजली इनफ रोहतक मेडिकल कॉलेज की ही बात है, आज से 15 साल पहले की बात होगी, और वो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था एक केस, दैट लेडी डॉक्टर हु हैड मर्डर्ड हर सन। राइट। और कैंपस में रहती थी, डॉक्टरों के बीच में थी, पर वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई, और उनको ये लगने लगा था कि उनकी जो हैलुसिनेशंस थी कि इस बच्चे को प्रेत आत्माएं ले जाएंगी एंड देन वो परगेटरी में डाल देंगी, तो वो उसके लिए बहुत हर्टफुल चीज़ होगी, तो उसको उससे बचाने के लिए आई विल स्लिट हिम, स्लिट द आर्टरी, बड़ा प्रिसाइज कट कि वो हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई शी डिड इट। उस केस को हमारे HOD ने एक्सप्लोर किया था, असेस किया था उस टाइम पे, एंड वो जबकि साइकाइट्री के सीजन्ड डॉक्टर हैं, वो हिल गए थे वो चीज़ें सुन के। एग्जैक्टली। तो आप ये चीज़ें हम रोज़ जब देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो उसको बहुत सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है। दिस इज अ मेंटल पैथोलॉजी। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट? लोग कहते हैं कि आप एक्सक्यूज बना रहे हो। इफ यू वांट टू एनालाइज द कॉजेशन, द रीजन इज कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? तो मैंने बोला ना कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर टाइमली आप डायग्नोस कर लो तो ट्रीट हो सकती हैं, वो इवेंट बच सकता है, उस व्यक्ति की लाइफ बेटर हो सकती है, जिस व्यक्ति ने लाइफ खोई वो बेटर हो सकती है। लेकिन हम स्टिग्मा के चलते, अपनी लिमिटेड सोच के चलते, जो एक ना इसको हम ब्लेमिंग कल्चर बोलते हैं, एवरीथिंग वी ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, इसकी वजह से हुआ हो, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिर हम उसका कुछ कर नहीं पाते। सो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में तो ये प्रॉब्लम आज भी है, जो 25 साल पहले जब मैंने कहा था मैं साइकाइट्रिस्ट बनूंगी, आज एक्सेप्टेबिलिटी है कि आप साइकाइट्रिस्ट बन रहे हो, बड़े शहरों में है, लेकिन अभी भी इट्स समथिंग कि जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेटली। आप इस प्रोफेशन में हैं एंड यू आर डीलिंग विद सच सीरियस स्टफ ऑन अ डेली बेसिस, हाउ इज लाइफ? आज से 20-25 साल पहले MBBS करके जब डिसाइड किया मैंने कि मुझे साइकाइट्री में जाना है, तो सब लोग का था कि पागल हो, साइको हो क्या? हाँ, एग्जैक्टली। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ साइकाइट्रिस्ट? बिकॉज एक जनरल मिसपरसेप्शन है कि आप अगर साइकाइट्रिक लोगों के साथ डील करोगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप पे होगा। देखो, डे टू डे चीज़ों का इम्पैक्ट हम पे होता है, बट द थिंग इज़ कि आप उस इम्पैक्ट को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एज अ साइकाइट्रिस्ट जब आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हो, तो आपके पास एक अवसर है कि आप दूसरों की स्थिति से आप कितना कुछ लर्न भी तो कर सकते हो। और जब आप किसी को कुछ बता रहे हो या समझा रहे हो या उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो आपके मेंटल होराइजन्स कितने वाइडन होते चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कि मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है, और धीरे धीरे आप लर्न करते हो, लेकिन जब आप लर्न करने लगते हो तो उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। वो आपको स्ट्रेस भी देता है, पर जब आप उस स्ट्रेस को ओवरकम करना सीख जाते हो तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की ताकत भी दे देता है। तो आप ज़्यादा रिलैक्स्ड, ज़्यादा काम, ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाते हैं। राइट। मैं हमेशा ये बोलती थी और अभी भी बोलती हूँ कि एक्सरे देख के, CT देख के, MRI देख के डायग्नोस करना कौन सी बड़ी बात है। वो तो कोई मशीन भी कर देगी और अब AI कर देगी। AI कर ही लेकिन अभी भी मेंटल हेल्थ को असेस करना इज अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। राइट। तो इट्स एवरी टाइम इट्स लाइक अनरेवलिंग समथिंग। एंड जैसे रिलेशनशिप में डोपामिन की बात करी ना, तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपको हर कहानी में कुछ नया ट्विस्ट मिलता है। अच्छा, इस प्रोफेशन में अगर ऐसे देखें तो जो क्लाइंट है, आपने जो बता दिया वो उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है ही नहीं।
नहीं है नहीं, ना? आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब गूगल पे पढ़ के आते हैं। गूगल तो ऐसा ऐसा बता देता है कि वो सीधे मौत बताएगा। ना, देयर आर किड्स हु कम टू मी हु से कि मुझे ADHD है, दवाई दे दो। अच्छा, मैंने कहा पहले देख लूं, यू मुझे पहले मैं डायग्नोज ये कर काम लूं। मैं कर लूं। हाँ, तो नहीं, यू नो मेनी पीपल हु कम कि आई वेंट थ्रू एन ऑनलाइन दिस थिंग, और उसमें ये आया था कि मुझे एंजाइटी है, हाँ, तो अब क्या ट्रीटमेंट करना है, और मुझे दवाई नहीं लेनी। तो बेसिकली जैसे अभी आपने वो किया कि एक्सरे होता है या MRI होता है, तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि अच्छा ये आपका हड्डी टूटी हुई है या ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल स्टेट की जब बात करेंगे तो आप वो कैसे डायग्नोज करती हैं? क्या प्रूफ है? हाँ, लोगों को proof, डाउट होता है exactly, कि नो आप यू श्योर मुझे हाँ, यही हाँ, है, एग्जैक्टली, यस, राइट? यस, यस। तो हम उन्हें बोलते हैं कि मैं तो श्योर हूँ, राइट? हाँ, लेकिन आपका डाउट क्यों है? आपको डाउट ये क्यों है कि मुझे एंजाइटी नहीं है? बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है उस एंजाइटी की। जो आप घबराहट, मोस्ट लोगों को हम एंजाइटी बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर दिल धड़क रहा होगा, पसीना आ रहा होगा, हाथ पाँव काम रहे होंगे तो एंजाइटी है। कहते हैं हमें तो एंजाइटी नहीं है, फिजिकली मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा, बट मेंटली आप एप्रीहेंसिव हो, नेगेटिव हो, रेस्टलेस हो, यू वरीड कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सिम्टम्स भी हैं एंजाइटी के, तो वो मुझे पता है। फिर अगर आप लैब टेस्ट्स की बात करते हो तो अभी कोई स्पेसिफिक लैब टेस्ट्स नहीं है जो ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल इतना होगा तो आपको इतना स्ट्रेस है। ऐसा अभी नहीं कर सकता कोई, बिकॉज इट देयर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। बट यही वो चैलेंज आता है जो आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं ट्रस्ट का, कि इफ़ यू ट्रस्ट समबडी कि ये मेरा भला चाहता है तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगा कि सही, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट्स माय गोल कि आप ठीक हो जाओ, और उसके लिए मुझे अपनी प्रोसेस सही तरीके से करनी है। देयर आर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल जिससे भी आप अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए तो देयर इज गुड इनफ एविडेंस, गुड इनफ स्टडीज। सो कोई भी जो वहाँ पे कंफर्म करना चाहता है तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई डायग्नोसिस दिया जा रहा है तो ऐसे मन से नहीं दिया जा रहा है। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। वो प्रोसेस को लर्न करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है MBBS के बाद, और फिर आप जाके वो सीखते हो और आप थाउजेंड्स पे अप्लाई करते हो, फिर आप तक पहुँचते हो। तो देयर आर वेज टू डू इट। एंड द अदर थिंग इज़ कि डायग्नोसिस इज़ अ प्रोसेस। अगेन आपका जो डायग्नोसिस होता है वो चेंज होता है। आपको हमेशा एक ही बीमारी तो रहेगी नहीं, राइट? तो वो जो चेंज है वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है, बिकॉज वी आर ऑन अ स्पेक्ट्रम। हम एक इलनेस टू वेलनेस के स्पेक्ट्रम पे हैं। तो कभी हम ज़्यादा हेल्दियर साइड पे होते हैं, कभी हम ज़्यादा अनहेल्दियर साइड पे होते हैं। तो सिम्टम्स उस हिसाब से आपके चेंज होते हैं, तो कई बार क्लिनिकल डायग्नोसिस भी चेंज होता है। बट अल्टीमेटली एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो सिर्फ सिम्टम बेस्ड है, और एक अंडरलाइंग रूट कॉजेस की ट्रीटमेंट है जो डायग्नोसिस बेस्ड हो सकती है। तो वो प्रोसेस आपकी स्थिति में हो, उस स्थिति में अप्लाई होगी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, राइट। तो आई थिंक एक जो मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में सब लोगों के साथ हो रही है वो ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज। ठीक है ना? तो अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क करना सीखिए। और अगर आप इंफॉर्मेशन पे खाली रिलाई करते रहेंगे तो जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस से आता है, वो रह जाता है और नुकसान फिर आपका होता है। तो वो एक कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस जो आपके पास आए हैं, जो आपने डील किए और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया, कोई आप डू वांट टू साइट सम ऑफ दोस केसेस? सो आई मीन गुड थिंग इज कि 8 on 10 मेरे केसेस अच्छे होते हैं। वाओ, टेक नोट। तो हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। बट देयर आर एनेक्डोट्स जहाँ पे जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स कॉमनली आपने सुना होगा, जिसमें आप एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हो।
तो अच्छा, ओसीडी को लोग मोस्टली वो क्लेanलीनेस के उससे जोड़ते हैं कि अच्छा वो उसको हर चीज़ क्लीन चाहिए तो उसे ओसीडी है, बट क्या है, व्हाट इज ओसीडी? See, OCD is comprised of obsessions and compulsions. और ये जो obsession होती है, वहम बोलते हैं आम भाषा में, this is a involuntary, intrusive, repetitive thought or an idea that makes you feel uncomfortable. So ये बार बार आने वाला विचार सिर्फ सफाई से संबंधित नहीं होता है, और इनफैक्ट ये मोस्ट कॉमन भी नहीं है. ओके, मोस्ट कॉमन अगर हम ऑब्सेशन देखें तो वो डाउट की होती हैं कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं किया, मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, गैस बंद है कि नहीं है. इनफैक्ट अगेन एनेक्डोट, आई हैव दिस पेशेंट जो कि जिसको इतना एंग्जाइटी था इन चीज़ों का कि वो हर रात को उसका रिचुअल था कम से कम 2 घंटे वो सारे घर के लॉक्स, डोर, विंडोज़, गीज़र्स, कोई भी केमिकल, मतलब हार्पिक भी वो प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं है, परफ्यूम्स कांट बी इन द रूम, व्हाट इफ वो लीक हो जाएं और उससे केमिकली मुझे नुकसान हो जाए. एसी के बावजूद वो अपनी विंडो को इतना खोल के रखते थे कि अंदर रह गया सांस ना रुक जाए. सो बिफोर ट्रीटमेंट दिस रिचुअल हैम्पर्ड हिम सो मच कि एक वो अपनी वाइफ के साथ सेम रूम में सो नहीं सकते थे, बिकॉज वो यही करते रहेंगे तो वो कैसे सोएंगी बेचारी. तो दूसरा लोग की फैमिली जो है वो तो ये बोलती है मेंटल है भाई ये. हाँ, तो वो एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम थी, बट फॉर्चुनेटली विद प्रॉपर ट्रीटमेंट उस टाइम तो वो ट्रैवल भी नहीं करते थे और बहुत एंशियस रहते थे. फॉर्चुनेटली नाउ ही इज नॉट डूइंग दैट. ही सेड माय सिम्पटम्स हैव व्हाट डिड यू टेल हिम? I gave him medication. It's a problem of a neurotransmitter. Okay. वो एक serotonin level का disturbance है. उनकी CBT cognitive behavior therapy चलती है, and now he is better able to control it. तो अब उनका ये ritual वाला part जो है वो रात को 5 मिनट का है. वो 5 मिनट जो नॉर्मल आदमी जैसे चेक करता है उतना आते हैं. हाँ, बट और मेडिसिन, मतलब ये पुराना केस है तो पहले हाई लेवल की थी, तो अब कम होते होते बहुत लिमिटेड भी आ चुकी है. तो ओसीडी में ये वाली ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं. देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑब्सेसिव इमेजरी, कि आपके आंखों के सामने एक इमेज बार बार आती रहती. तो रिसेंटली आई हैव हैड दिस केस जिनको अपने गुरुजी की फ़ोटो आ रही थी और बार बार उन्हें फील हो रहा था कि वो मुझे बार बार इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने गलत काम किए. लाइक यू नो, most people indulge in illicit things outside of marriage and all. तो कि वो गुरुजी हैं, वो बार बार मुझे दिखते हैं. अब मैं मंदिर में नहीं जा सकता, गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, किसी जगह पे नहीं जा सकता, बिकॉज मुझे गुरुजी की फ़ोटो बार बार दिखती है. एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, इज़ इट माई फॉल्ट, इज़ इट हैपनिंग बिकॉज आई हैव डन इट. नाउ दिस इज़ एन ऑब्सेसिव इमेजरी. आएगी वो आपके ब्रेन से ही, आपके माइंड, आपके बिलीफ, आपके थॉट सिस्टम से ही, लेकिन आप उसको शेक ऑफ नहीं कर पाते. उसके बाद आप कंपल्शंस में जाते हो. कंपल्शंस ये हैं कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि डाउट है कि दरवाज़ा खुला तो नहीं लग गया, आप बार बार चेक कर रहे हो, तो दैट इज़ अ कंपल्शन. देयर आर अदर काइंड्स, इंट्रूसिव ऑब्सेसिव थॉट्स बोलते हैं, जिसमें आपको सेक्सुअल या वायलेंट थॉट्स आती हैं कि आपको लगता है कि मैं अगर मैंने चाकू देख लिया तो मैं इस अगले व्यक्ति को मारना दूँ. माई यंगेस्ट case with this kind of a disorder was a 6-year-old boy. Okay. Who started crying uncontrollably kitchen में खड़े हुए कि और उसकी मम्मी को समझ ना आए, and then he started running away from मम्मी कि आप दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, because उसके मन में ये विचार इतना आ रहे थे कि उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं कर तो नहीं दूंगा. And point to be noted, ऐसे पेशेंट कभी भी वायलेंस नहीं करते. They don't do violent acts. अच्छा, क्योंकि आप उससे डर रहे हो. और इस तरह से सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं. देयर वाज अ गर्ल अबाउट 12 ईयर 13 ईयर, अगेन स्कूल जाना बंद कर दिया उन्होंने और कमरे में बंद रहने लग गई, रोने लग गई, एंड शी इज़ नॉट कमिंग आउट एंड फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. तो उनके पेरेंट्स लेकर आए और जब अगर बात किया तो पता चला कि उसको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे थे क्लास में लड़कों को देख के, एंड शी फेल्ट इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड आई एम गिल्टी ऑफ समथिंग रियली बैड, एंड शी फेल्ट सैड एंड डिप्रेस्ड. एंड अब वो अवॉइड कर रही थी स्कूल को भी, घर में भी, कि मेरे मन में ये विचार ना आए. तो जब उनको बताया कि ये आपकी गलती नहीं है, ये बीमारी है, OCD है, तो
शी फेल्ट बेटर, देन वी ट्रीटेड हर, शी गॉट बेटर, एंड देन शी फिनिश्ड हर स्कूल ऑल्सो. अब तो मतलब पुरानी बात है, तो अब तो कॉलेज में चली गई होगी. तो these is intrusive thoughts. Then obviously there are obsessive ideas of contamination, जिसमें आपको लगता है कि कुछ germs चले जाएंगे या कुछ गंदा हो जाएगा. कोविड में बहुत ये चीज़ आई थी. But there's a difference between just being a little obsessive or a cleanliness freak or having actual OCD, because it can be a very painful condition. One of my clients who had these sexual thoughts along with this thing felt so uncomfortable touching anything, और वो नहाने में अपने प्राइवेट पार्ट्स को घिसते रहते थे कि कहीं सीमन नहीं कहीं किसी चीज़ को टच हो जाए. ओके. एंड इट्स पेनफुल बिकॉज एंड द पर्सन सेड कि मुझे मतलब कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है इस चीज़ को कि कितना डिस्ट्रेस है कि एवरी मोमेंट आई हैव दीज थॉट्स इन माई हेड. एंड उसका ट्रीटमेंट जो है वो आप समझा के नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, इनवॉलंटरी थिंग है. आपका एक बार डिस्ट्रेस कम होता है, आपका मेडिकेशन से थोड़ा बैलेंस आता है, तो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उसको हेल्प कर सकते हो. सो ओसीडी इज़ अ डिफ़िकल्ट कंडीशन. आपने बताया आप जेल ड्यूटी पे थे और क्रिमिनल्स से आपकी बातचीत होती थी. कभी कुछ डर सा लगा कि ऐसे केस को डील करना है? अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने कुछ इस तरह का कर रखा है, बॉडी चॉप करके डाली हुई है ड्रम में, देखो मैंने अपने प्रोफेशन के शुरुआत में पेशेंट से चाटा खाया हुआ है. ओके. A woman had spit at me also. ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में. और देर आर सेफ्टी प्रोटोकॉल जो कहते हैं, जिसमें ये होता है कि साइकाइट्रिस्ट को डोर के पास बैठना चाहिए और उसके पास में अलार्म होना चाहिए अगर उन्हें बचने की जरूरत पड़े. तो देयर वाज अ बाइपोलर केस जो मुझे दिखाने आया था, और उसने चेयर उठा के, मतलब ही वॉज वेरी एंग्री. जब आप मेनिया में होते हो तो आप में ताकत आ जाती है. उसने पूरी चेयर उठा के मेरे सामने वाली टेबल पे ऐसे मारा और वो टेबल भी टूट गई थी. सो एंड आई वाज अ रेजिडेंट देन इन रोहतक मेडिकल कॉलेज, और वो इमरजेंसी में आए थे. तो इमरजेंसी में जब आपकी ड्यूटी होती है तो आप डॉक्टर्स रूम में, ड्यूटी रूम में बैठे हुए होते हो, तो वहाँ था, ओपीडी में नहीं था वो पेशेंट. सो आई वाज, नर्सेस थे और ये थे, वो पेशेंट को लेकर आए थे. ऑब्वियसली बाद में वो पेशेंट जब ठीक हो गया तो उसने मुझे सॉरी बोला था, बट डेफिनेटली इट वाजंट हिज फॉल्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो कुछ चीज़ों कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, राइट, कि अगर आप कोल माइन में काम कर रहे हो तो आपके लंग्स अफेक्ट होंगे, राइट. आप इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस हो तो आपको पोल्यूशन में सारा टाइम रहना है, तो प्रॉब्लम होगी. तो एज अ साइकाइट्रिस्ट यू विल सी बिहेवियरल इश्यूज, बट एज अ डॉक्टर also, even if you're not a psychiatrist, you hear the reports all the time कि काफ़ी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं जो कि एग्रेसिव होती हैं, बिकॉज लोग दर्द में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं. और अगर आप परेशानी में हो तो फिर आप दूसरे को भी परेशानी दोगे. हाउ डू वी डील विद इट? वन थिंग इज आई वांट कि अपना मेंटल हेल्थ आप कैसे मेंटेन करते हो, ये बता दीजिए बस. सी, अभी तो अगर हम ओवरऑल देखें, एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि psychiatry is a profession which has been associated with these cases only, but these are barely 1 to 2% cases in your practice. अगर population में देखें तो schizophrenia 1%, anxiety disorder 26%. So अगर आपको डर लगता है साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में, तो आप मान के चलिए कि आपको मे बी, आप अगर 6 महीने साइकाइट्रिस्ट को दिखा रहे हो तो आप एक भी दिन किसी स्किज़ोफ्रेनिक से नहीं मिलोगे, राइट. And most of the time, patients with serious mental disorders are identified sooner because behavioral issues आ रही होती हैं. जो identify नहीं होते हैं और जो प्रॉब्लम का कारण बनते हैं वो ज़्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. बिकॉज जैसे आपने अभी कहा था कि वो अच्छे दिखते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एंड सडनली यू रियलाइज कि ये क्या हो गया. तो जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आप स्किज़ोफ्रेनिया बोलो, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलो, फ्रैंकली they are far less chances of them indulging in a criminal act simply because आप आइडेंटिफाई पहले कर लेते हो, आप डायग्नोज पहले कर लेते हो, और आप इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर लेते हो. तो जब हमको मालूम है कि हमने ऐसे पेशेंट्स को देखना है और पेशेंट हमसे आर्ग्यू कर रहा है, तो आपको
आपको पता है कि वो कॉग्निटिव प्रोसेस उसकी डिस्टॉर्टेड है, वो सीधे से सोच ही नहीं रहे हो, तो आप उस चीज़ को बुरा नहीं मानते ना। इट्स लाइक अगर छोटा बच्चा आपको हत्या कर दे तो आप ये थोड़ी होगा मेरे को मार दिया, राइट? बिकॉज यू सी द चाइल्ड इज इमेच्योर एंड नॉट रियली नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉब्लम तो हमें अटेंडेंट से आती है, हमें पेशेंट के साथ वाला से आती है, सपोज टू बी सेन एंड who get upset at us at times because they are stressed with the stressful person. तो जनरली मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है दैट यू नो दैट आपका क्लाइंट है तो कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो उसे तकलीफ होगी। सेकंड इज ऑब्वियसली वी ऑल नीड अ बाउंड्रीज। तो जो आजकल हम जब बाउंड्रीज की बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप परेशान हो तो आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। सो आई डोंट सी एनी ग्लोरी इन सेक्रीफाइस। तो अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, अनप्लेजेंट लग रही है, आप डील नहीं करना चाहते हो, यू कैन से नो। और लॉ में भी है। देयर इज़ अ पेशेंट हु केम टू मी, पेशेंट का अटेंडेंट, मैंने बोला ना कि मैंने कहा कि मैं आपके पेशेंट को नहीं देख पाऊंगी। सम पर्सनल कमेंट्स दिस पर्सन पास्ड अबाउट माई प्रैक्टिस और कुछ इस तरीके से। तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं देख पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे कह सकते हो, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मैंने कहा कर दो। लॉ इज कि अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी आई कैन से नो, प्रोफेशन है ना। तो आप नहीं कह सकते, तो आपको बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। यू कांट रियली बहुत जल्दी आप इस प्रोफेशन में सीख जाते हो कि आप सबको ठीक नहीं कर सकते। यू कैन डू योर बेस्ट बट यू कांट क्योर एवरीबडी। तो अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्री, हद समझना भी ज़रूरी है। और दूसरे को ये समझाना भी ज़रूरी है कि डॉक्टर हूँ पर इंसान हूँ, राइट? और एज ए ह्यूमन बीइंग आप अफेक्ट होते हो। कई बार आप उस जोन में नहीं होते हो कि आप सब चीज़ अंडरस्टैंड कर सको। तो मैनी टाइम्स दे आर व्हेन आई से आई एम सॉरी, आज मैं उस जोन में नहीं हूँ, मे बी आई एम नॉट एबल टू गिव दैट मच वैल्यू टू आवर कंसल्टेशन, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो वो एक्नॉलेज करना सिंप्लीफाई कर देता है बहुत चीज़ें। एक जनरल फिजिशियन अपनी खुद की बीमारी ठीक कर सकता है, बुखार की दवा ले लेगा। एक साइकियाट्रिस्ट को अगर कभी लगे कि मेरे मेंटल हेल्थ के लिए क्या खुद से हो सकता है या कहीं जाना पड़ता है। मैं ना आपकी एक और, ये भी ना एक मिथ है, एक जनरल फिजिशियन भी अपना इलाज नहीं कर सकता। सी, इन अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप देयर इज अ सर्टेन न्यूट्रलिटी। जब मैं अपने सिम्टम्स को परसीव करती हूँ तो मैं एक पर्सनल लेंस से देख रही हूँ। कई चीज़ मैं नहीं मानना चाहती, हो सकता है मैं डिनाई कर दूँ कि नहीं ये इसकी वजह से नहीं है, बट जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर कर पाए। और दूसरा, डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स। ओके, सुनते नहीं है, उनको लगता है हमें आता है। तो इसीलिए वो जाते भी हैं दूसरे डॉक्टर के पास तो भी वो ठीक नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप मेंटल हेल्थ स्टैट्स में देखो तो डॉक्टर सफ़र अ लॉट मोर बिकॉज जॉब इज स्ट्रेसफुल। अब वहाँ पे आपने डेली स्ट्रेस को, डेथ को, डिजीज़ को डील करना है, तो आप कैसे ठीक महसूस करोगे? तो स्ट्रेस है ज़्यादा। सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सब इस फील्ड में ज़्यादा हो जाते हैं, इस करके एक्सेस है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करो तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स कि हम किसी से बात कर सकें एंड समबडी हु डजंट नो अस। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे नेटवर्क्स होते हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है इंटरवेंशन का, साइकाइट्रिक और अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट का, कि यू शुड नॉट ट्रीट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिकॉज देयर माइट बी अ बायस। आप उन्हें अंडर ट्रीट या ओवर ट्रीट कर सकते हो। आप उनकी काफ़ी चीज़ें जो ध्यान देने लायक है इग्नोर कर सकते हो। आप उनको बुरा नहीं महसूस करवाना चाहते, इसलिए कई फैक्ट्स हो सकता है आप उनको ना शेयर करो, जिससे उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी। तो सेल्फ मैनेजमेंट तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और सेल्फ मैनेजमेंट टू इन द सेंस इन अ डिजीज डिसऑर्डर्ड सिचुएशन। अदरवाइज जो होता है कि हाँ आप अवेयर हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए हेल्प सीख कर रहे हो, आई थिंक उससे ब्रेव स्टेप कोई नहीं। मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स को ना कहती हूँ कि आई एम इन ऑ
कि आप आ रहे हो प्रॉब्लम लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो आते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, दे आर लिविंग विद द पेन एंड सफरिंग, राइट, थिंकिंग कि डॉक्टर के पास जाना से ज़्यादा नुकसान होगा, बट यू डोंट सी कि आपका ऑलरेडी कितना नुकसान हो रहा है। और वही चीज़ें फिर हम देखते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बाहर आए तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एलिमेंट है, यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री है, यहाँ पे अनस्टेबल रिलेशनशिप की हिस्ट्री है। तो जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो किसी ने तो आइडेंटिफाई किया होगा कि ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और अगर हम टाइमली इंटरवीन कर पाएँ मेडिकली तो कई चीज़ें होने से बच सकती हैं। राइट, बट जब पूरे दिन का काम ये क्लाइंट से सब डील करके आप घर जाते हो रात में, तो डज इट कीप कमिंग बैक या फिर खत्म, वो ब्लॉक करके जाते हो? अब तो 22-25 साल हो गए हैं, नहीं जाता नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर आप कोई इंटेंस केस देख लो। मेरे प्रोफेशनल करियर में मैंने 3 सुसाइड केसेस देखे हैं। दोज आर द केसेस विच मूव यू एंड मेक यू फील कि नहीं होना चाहिए था। बट जनरली फ्यू थिंग्स दैट आई डू विच कैन बी अ टिप टू अदर पीपल ऑल्सो, कि हम कहते हैं कि हमें प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरा एक यू नो वो जैसे एक जोन स्पेस बनाते हैं, अपने आप को स्पेस क्या कहते हैं उसको, कूल डाउन होने का एक टाइम पीरियड चाहिए। तो आफ्टर द प्रैक्टिस आधा घंटा मैं अपने घर वालों को बोल के रखती हूँ कि मुझे शांति चाहिए इस टाइम में मेरे से बात करना। एंड माय सन का मम्मी ये मम्मी वो, तो मैंने कहा कि अभी मम्मी ये वो मत करो, अभी मम्मी से दूर गिव मी हाफ एन आवर, लेट मी रिचार्ज। ओके, सो उसमें यू नो रिलैक्स, ब्रीद, ड्रिंक समथिंग, समथिंग वेरी, समथिंग माय हस्बैंड ऑलवेज सेज, मैं कभी ना रियलिटी टीवी रियलिटी शोज नहीं देखती। अच्छा, और ढाई ड्रामा और ये तो मैं वैसे ही नहीं देखती। और रिसेंटली जब ये एडोलेसेंट सीरीज आई थी तो आई वाज इंटरव्यूड फॉर इट बाय जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा आप देखो, तो मैंने कहा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जनरली अपने क्लिनिक में इतना ड्रामा देख लेते हैं तो अपना मन नहीं करता। आई वॉच फैंटेसी सीरीज, राइट, इट्स लाइक टेकिंग यू टू अनदर वर्ल्ड। So लाला लैंड में रहते हैं अब थोड़े दिन। yeah, so Harry Potter, अभी Wheel of Time, those are the things. Okay. So you give yourself time to kind of cool down, and then you know you get into your work, your personal life, and it just is good enough. Know your boundaries, know your you know mental, be aware of your state, and take care of yourself. Which is, I think, a message to everybody who is working in any profession. Take care of yourself. Take care of yourself. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Great talking to you. Okay.